हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केएमपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका बायो टीचर। आज हम सभी पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन का चैप्टर है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पुष्पी पौधों में निषेचन के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जो पौधे फ्लावर को धारण करते हैं, इनमें फूल लगते हैं, उनमें निषेचन कैसे होता है उसका अध्ययन हम करेंगे। क्योंकि परागण की क्रिया का अध्ययन हमने कर लिया है कि परागण की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, परागकण से क्या होती है, परागनलिका निकलती है और उसी परागनलिका में दो नरयुग्मक होते हैं। वो दोनों नरयुग्मकों को परागनलिका लेती है और लेकर के क्या करती है, वर्तिकाग्र तथा वर्तिका से आगे बढ़ती है। तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है कि परागण जब पुष्पी पौधों में हो जाता है तदुपरांत क्या होती है, निषेचन की क्रिया होती है। तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था, मैंने आपको परागण से पहले नरयुग्मकोद्भिद का विकास भी बताया था। उसमें आपको बताया गया था स्पष्ट रूप से कि जो नरयुग्मकोद्भिद होता है उसकी प्रथम कोशिका परागकण ही होते हैं। यानी कि जब परागकण क्या होते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र से भोजन अवशोषित करके फूल जाते हैं और उनकी जो अंतःचूल होती है वो परागनलिका के रूप में उनके बाह्य चूल में स्थित जो जनन छिद्र होती है उससे बाहर निकलती है। और उसी समय उसी परागकण से क्या होते हैं, एक जनन केंद्रक और एक साथ ही साथ जो वर्धी केंद्रक होता है वो भी क्या होता है, प्रवेश करता है। तो जनन कोशिका में जब विभाजन होता है तो विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, जो दो नरयुग्मकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये जो परागनलिका बनती है, ये परागनलिका वर्तिका से पोषण प्राप्त करती है तथा वर्तिकाग्र और वर्तिका से होती हुई कहां पहुंचती है, बीजांड तक पहुंचती है। मैंने आपको बताया था कि अंडाशय में ही क्या होता है, बीजांड स्थित होता है। तो परागनलिका परागकण दोनों नरयुग्मकों को लेकर के बीजांड तक पहुंचती है। उसके बाद बीजांड की भित्ति को क्या करती है, पार करती है। यानी बीजांड की भित्ति को वो भेदती हुई पहुंच जाती है भ्रूणकोश तक। भ्रूणकोश का मैंने मादा युग्मकोद्भिद का विकास बताया तो उसमें भ्रूणकोश की संरचना आपको बताई गई है। तो परागनलिका बीजांड की भित्ति को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुंचती है। उसके बाद ये भ्रूणकोश की भित्ति को भी क्या करती है, भेदती है। यानी उसको भी भेदती हुई क्या करती है, जो दोनों नरयुग्मक होते हैं, इन दोनों नरयुग्मकों को भ्रूणकोश में क्या कर देती है, मुक्त कर देती है। जनरली ये देखा जाता है या प्रायः ये देखा जाता है कि जो परागनलिका दोनों नरयुग्मकों को मुक्त करती है वो सहायक कोशिकाओं की कोशाद्रव्य में मुक्त करती है। क्योंकि परागनलिका वहां जाकर के क्या हो जाती है, उसका जो शीर्ष होता है परागनलिका का वो विकृत हो जाता है और दोनों नरयुग्मक निकल करके भ्रूणकोश में सहायक कोशिकाओं के कोशाद्रव्य में जाकर के मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए, दोनों नरयुग्मक जो सहायक कोशिकाओं के कोशाद्रव्य में मुक्त होते हैं उसमें से एक नरयुग्मक जो होता है वो अंड कोशिका की ओर गति करता है और दूसरा नरयुग्मक जो होता है वो द्वितीय केंद्रक की ओर क्या करता है, गति करता है। एक नरयुग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है तथा दूसरा नरयुग्मक क्या करता है, सहायक कोशिका द्वितीय केंद्रक की ओर क्या करता है, गति करता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो निषेचन जो होता है, पुष्पी पादपों में जो निषेचन होता है उसके दो पार्ट होते हैं। उसमें सबसे पहला क्या होता है, संयुग्मन होता है, सिनगैमी। अब इस सिनगैमी क्या होता है, संयुग्मन क्या होता है, उसके बारे में हमको जानना है। तो भ्रूणकोश में मुक्त हुए दोनों नरयुग्मकों में से, यानी यहां से आकर के दोनों नरयुग्मक क्या होते हैं, यहां पर मुक्त होते हैं। तो भ्रूणकोश में मुक्त हुए दोनों नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक जो होता है वो अंड कोशिका के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। जब यह अंड कोशिका के साथ जुड़ता है तो उससे द्विगुणित युग्मनज का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यानी जायगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। इसे हम युग्मक संलयन भी कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक संलयन भी कहते हैं।
जिसके फलस्वरूप क्या होता है, द्विगुणित युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर। और इसी क्रिया को ही हम वास्तविक निषेचन की क्रिया भी कहते हैं। संयुग्मन की क्रिया या युग्मक संलयन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वास्तविक निषेचन की क्रिया भी कहते हैं। अर्थात यही क्या होता है, रियल फर्टिलाइजेशन होता है, वास्तविक निषेचन होता है। उसके बाद दूसरा आपका क्या होता है, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। कई बार टिप्पणी में पूछा गया है यूपी बोर्ड की परीक्षा में, इसलिए इसको आपको ध्यान देना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है या द्विनिषेचन क्या होता है। द्विनिषेचन का मतलब दो बार निषेचन या दोहरा निषेचन भी करके पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है ये द्विनिषेचन, इसको जानेंगे। तो देखिए, भ्रूण कोश में मुक्त हुआ जो एक नर युग्मक था वो अंडकोशिका के साथ जुड़ गया, उससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हुआ, उसे हम युग्मक संलयन कहे या फिर वास्तविक निषेचन कहे। उसी युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हो जाता है, भ्रूण से फिर नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यहां भ्रूण कोश में मुक्त हुआ जो दूसरा नर युग्मक होता है, जब पहला नर युग्मक क्या करता है, अंडकोशिका के साथ संयुक्त होकर के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर लेता है, जो दूसरा बचा नर युग्मक होता है वो क्या करता है, इस द्वितीय केंद्रक से जुड़ता है और इससे जुड़ने का मतलब क्या हुआ, इससे संलयित होता है। द्वितीय केंद्रक से जुड़ने का मतलब क्या हुआ, इससे क्या होता है, संलयित होता है, इससे मिलता है और मिल करके क्या करता है, वो त्रिगुणित केंद्रक का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई का क्या करता है, निर्माण करता है। भ्रूणकोश में मुक्त दूसरा जो नर युग्मक होता है वो द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़ता है और जुड़ करके त्रिगुणित केंद्रक का या ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई का क्या करता है, निर्माण करता है। और इसी त्रिगुणित केंद्रक को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। त्रिगुणित केंद्रक को ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। यही जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है जिसमें वृद्धि होता है और इसमें डेवलपमेंट यानी परिवर्धन होता है, विकास होता है, तो इसी से क्या होता है, भ्रूणपोष का या एंडोस्पर्म का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जो वृद्धिशील भ्रूण को तब तक भोजन प्रदान करता रहता है या पोषण प्रदान करता रहता है जब तक कि पूर्ण रूप से परिपक्व ना हो जाए या एक पौधे में बदल ना जाए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि निषेचन दो बार हो रहा है। पहली बार जब पहला नर युग्मक अंडकोशिका से जुड़ रहा है और दूसरी बार निषेचन तब हो रहा है जब दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से जुड़ रहा है। इसीलिए इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यही कारण है कि ये क्रिया क्या कहलाती है, द्विनिषेचन कहलाती है या फिर क्या कहलाती है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस संयुग्मन और द्विनिषेचन, या हम कह सकते हैं कि संयुग्मक और ये जो युग्मक संलयन होता है या द्विनिषेचन जो होता है, इन दोनों को मिला करके पुष्पीय पौधों में निषेचन की क्रिया क्या होती है, पूरी होती है। अब हम जानेंगे कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। ये बहुत ही एक नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की। तो द्विनिषेचन की खोज जो की थी वो थे एसजी नमासिन 1898 ईस्वी में। द्विनिषेचन की खोज एसजी नमासिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 ईस्वी में किया था लिलियम ऑफ फ्रिटलेरिया नामक पौधों में। द्विनिषेचन की खोज एसजी नवासिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 ईस्वी में लिलियम ऑफ फ्रिटलेरिया नामक पौधे में किया था। वहीं अगर हम युग्मक संलयन की बात करें तो ये जो युग्मक संलयन है इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। युग्मक संलयन या जो संयुग्मन है इसकी खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने किया था। द्विनिषेचन हुआ, संयुग्मन हुआ। अब ये जान लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यानी ये जो द्विनिषेचन हो रहा है, दोबारा जब निषेचन हो रहा है तो इसका महत्व क्या होता है, क्यों पुष्पीय
पौधों में द्वि निषेचन जरूरी है या महत्वपूर्ण है, ये जानेंगे। सबसे पहले हम जान रहे हैं कि द्वि निषेचन जब हो रहा है तो भ्रूणपोष का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। एंडोस्पर्म का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो ये जो एंडोस्पर्म होता है या भ्रूणपोष होता है, एक ऐसी संरचना होती है पौधे में जो भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि भ्रूण को ये भ्रूणपोष तब तक पोषण प्रदान करता रहता है जब तक कि पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो जाता है या इससे एक नए पौधे का निर्माण नहीं हो जाता है। तो भ्रूणपोष कब बन रहा है, जब द्वितीयक निषेचन हो रहा है। और उसी भ्रूणपोष से क्या हो रहा है, संयुग्मन में निर्मित युग्मनज और इसकी वृद्धि व विकास के फलस्वरूप निर्मित जो भ्रूण होता है, जो नन्हा पौधा होता है, उसको भोजन मिल रहा है या पोषण मिल रहा है। तो इसीलिए द्वि निषेचन जरूरी है। दूसरी बात, जो जीवनक्षम बीज होते हैं, यानी कि जीवन को प्रदर्शित करने वाले, जीवन को धारण करने वाले या जीवन की क्षमता रखने वाले जो बीज होते हैं, उनके निर्माण के लिए भी द्वि निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आवश्यक होता है। जीवनक्षम बीजों के निर्माण के लिए या उनके फॉर्मेशन के लिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जरूरी होता है, क्योंकि इससे ऐसे बीजों का निर्माण होता है जिसमें जीवन धारण की क्षमता पाई जाती है और वह नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन दूसरे पॉइंट क्यों आवश्यक है या क्यों महत्वपूर्ण है जीवनक्षम बीजों के निर्माण के लिए। दूसरा बात है, ऐसा माना जाता है कि युग्मनजों में जो युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, इसमें विभाजन तभी शुरू होता है, ऐसा देखा गया है, ऐसा माना जाता है कि युग्मनज में विभाजन तब शुरू होता है जब भ्रूणपोष का निर्माण होता है। यानी जब पुष्पी पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण होता है तभी क्या होता है, युग्मनज में विभाजन शुरू होता है। अतः भ्रूणपोष का निर्माण क्या होता है, जरूरी होता है। तो भ्रूणपोष का निर्माण जरूरी है, अतः कह सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, दोहरा निषेचन नहीं होगा, तब तक भ्रूणपोष का निर्माण भी नहीं होगा। आइए एक बार फिर से हम जान लेते हैं इसको शुरू से। मैंने आपको बताया कि पराग नलिका दोनों नरयुग्मकों को लेकर के अंडाशय की भित्ति को पार करती है। अंडाशय की भित्ति को वर्तिका और वर्तिकाक्ष से होती हुई अंडाशय की भित्ति को भेदती है। अंडाशय की भित्ति को भेदती हुई वो बीजांड की भित्ति को भी भेदती है और भेद करके क्या करती है, वो भ्रूण कोष तक पहुंचती है, एम्ब्रॉय सेक तक पहुंचती है तथा भ्रूण कोष की भित्ति को भी पार करती हुई या भेदती हुई वो दोनों नरयुग्मकों को भ्रूण कोष के मध्य में क्या कर देती है, मुक्त कर देती है। प्रायः पराग नलिका जो होती है वो भ्रूण कोष की सहायक कोशिकाओं के कोशाद्रव्य में, ये देखिए यहाँ पर सहायक कोशिकाएं हैं, इन सहायक कोशिकाओं की कोशाद्रव्य में जैसे ही पराग नलिका पहुंचती है, उनका जो अग्रिम शीर्ष होता है वो क्या हो जाता है, फट जाता है और दोनों नरयुग्मक इन्हीं सहायक कोशिकाओं के कोशाद्रव्य में क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब ये दोनों नरयुग्मक क्या करते हैं, एक नरयुग्मक जो होता है वो अंडकोशिका की ओर गति करता है और दूसरा नरयुग्मक जो होता है वो द्वितीयक केंद्रक की ओर गति करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, और ये एग सेल अंडकोशिका। अलग अलग नरयुग्मक क्या करता है, इसकी ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो ये जो द्वि निषेचन की क्रिया है पुष्पी पादपों में, दो चरणों में क्या होती है, संपन्न होती है। पहला चरण आपको बताया गया संयुग्मन। तो भ्रूण कोष के सहायक कोशिकाओं के कोशाद्रव्य में मुक्त हुए दोनों नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक जो होता है वो अंड कोशिका से जुड़ता है या अंड कोशिका के साथ संलयित होता है और संलयित होकर के द्विगुणित युग्मनज का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। द्विगुणित युग्मनज का क्या करता है, निर्माण करता है। इस क्रिया को हम युग्मक संलयन के नाम से भी जानते हैं। और यही द्विगुणित युग्मनज जो होता है बाद में इसमें जब वृद्धि होता है, इसमें जब विभाजन होता है और इसका विकास होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, तो यही जाकर के एम्ब्रॉय या भ्रूण का क्या करता है, निर्माण करता है। तो संयुग्मन की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, क्योंकि नरयुग्मक क्या कर रहा है, अंड कोशिका से मिल रहा है या जुड़ रहा है, तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक निषेचन कहते हैं, या यही वास्तविक निषेचन की क्रिया कहलाती है।
दूसरी क्रिया जो होती है वो होती है डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। तो भ्रूण कोश में मुक्त हुए दोनों नरयुग्मकों में से जब एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़ करके युग्मनज का निर्माण कर लेता है तो बचा हुआ जो शेष दूसरा नरयुग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक से जुड़ता है। ये दूसरा नरयुग्मक क्या करेगा, द्वितीयक केंद्रक से जुड़ेगा और द्वितीयक केंद्रक से जुड़ने के पश्चात ये त्रिगुणित केंद्रक या ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। त्रिगुणित केंद्रक या ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। यही त्रिगुणित केंद्रक इसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। प्राथमिक पहला भ्रूणपोष केंद्रक इसे हम कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, त्रिसमेकन कहलाती है या ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। इसी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में जब वृद्धि होता है, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें विभाजन होता है, तो उसके फलस्वरूप भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो अब यहां पर एक बात ध्यान देना है कि पुष्पी पौधों में जब निषेचन की क्रिया हो रही है तो निषेचन 2 बार हो रहा है। एक बार पहला नरयुग्मक अंडकोशिका से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण कर रहा है, दूसरी बार दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से संयुक्त होता है तो क्या करता है, अंततः भ्रूणपोष का क्या होता है, उससे निर्माण होता है। इसीलिए इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं या द्विनिषेचन कहते हैं। अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस हेडिंग से कि द्विनिषेचन की खोज की थी किसने। तो द्विनिषेचन की खोज एसजी नवासिन ने 1898 ईस्वी में किया था। एसजी नवासिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में द्विनिषेचन क्रिया की खोज की थी। किसमें, लिलियम ऑफ फ्रिटलेरिया नामक पौधों में। वहीं अगर हम युग्मक संलयन की बात करें तो इस युग्मक संलयन की क्रिया की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। युग्मक संलयन की क्रिया की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। आइए अब हम साथ ही साथ सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन का भी अध्ययन कर लेते हैं। यानी द्विनिषेचन अगर हो रहा है तो इसका महत्व क्या होता है पुष्पी पौधों में। पहला महत्व है कि द्विनिषेचन के फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है और यही भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे उस भ्रूण से नए पौधे का निर्माण होता है। क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा कि जो जीवनक्षम बीज होते हैं उनके निर्माण के लिए द्विनिषेचन की क्रिया जरूरी है। जीवनक्षम यानी कि जीवन को दर्शाने वाले बीजों के निर्माण के लिए क्या होता है, द्विनिषेचन की क्रिया क्या होती है, आवश्यक होती है। तो ये दूसरा महत्व हो गया द्विनिषेचन का, डबल फर्टिलाइजेशन का। तीसरा महत्व, ऐसा माना जाता है, ऐसी अवधारणा है कि युग्मनज में विभाजन तभी प्रारंभ होता है जब भ्रूणपोष का निर्माण प्रारंभ होता है। यानी जब भ्रूणपोष निर्मित होता है तभी जाकर के युग्मनज में विभाजन क्या होता है, प्रारंभ होता है। और भ्रूणपोष कब निर्मित होगा, जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में बीज का निर्माण, भ्रूण का परिवर्धन व उसका निर्माण, साथ ही साथ भ्रूणपोष के बारे में हम पढ़ेंगे।